नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी IQ और मैं हूं वरुण जौहरी। आज आपको बताएंगे देश के सबसे बड़े सीरियल किलिंग केस के बारे में। ये वो केस जिसमें आरोपी को 14 साल तक लगातार 14 बार मौत की सज़ा हुई, लेकिन कभी फांसी नहीं हो पाई। ये वही केस जिसमें एक बार फांसी की सज़ा भी हुई, लेकिन अंत में महज कुछ घंटे पहले फांसी से उस फांसी को रोक दिया गया। ये कहानी है एक अय्याश मालिक और उसके आदमखोर नौकर की। ये कहानी जब आप सुनेंगे अब, तो आपके साथ दो चीज़ें ज़रूर हो सकती हैं। या तो आप इसको सुन नहीं पाएंगे, और अगर आप इसको सुनते हैं तो आपके दिमाग में एक सवाल ज़रूर खड़ा होगा अंत में कि एक इंसान ऐसा कैसे कर सकता है। तो शुरुआत करते हैं। साल था 2005। नोएडा के सेक्टर 31 में एक इलाका है निठारी। निठारी में बच्चे गायब होना शुरू होते हैं साल 2005 में। ये बच्चे करीबन 8 से 14 साल की उम्र थी इनकी। लगातार बच्चे गायब हो रहे थे और उनके माँ बाप उन्हें ढूंढ रहे थे। लोगों को लगा कि ये किडनैपिंग का केस होगा, बच्चे खो गए हैं, मिल जाएंगे, लेकिन ये बच्चे कभी भी मिलने नहीं वाले थे। जुलाई 2005 आता है और जुलाई 2005 में एक 16 साल की लड़की रिम्पा हलदार नाम की ये गायब होती है। इसके घर वाले नोएडा पुलिस के पास जाते हैं, शिकायत करते हैं। नोएडा पुलिस उनकी FIR नहीं लिखती। पुलिस लगातार इन लोगों को टालती रही, टरकाती रही। इस तरह से बाकी लोगों को भी, जो जिनके बच्चे गायब हुए थे, उनके साथ भी नोएडा पुलिस का यही इसी तरह का रवैया था। लगातार ये बच्चे गायब होते जा रहे थे, समय इसी तरह से बीतता गया और इसी तरह से एक साल बीत गया बच्चों को गायब होते होते। साल 2006 आता है और इस साल में भी शुरुआत के कई महीनों में लगातार बच्चे नोएडा से गायब होते रहे, निठारी से। ये जो इलाका था निठारी, यहाँ एक पानी की टंकी हुआ करती थी। जिन लोगों के बच्चे गायब हुए, उन्होंने जो कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने उन बच्चों को आखिरी बार इस इलाके में पानी की टंकी के पास देखा था। तो लोगों में इस तरह की अफवाह उड़ने लगी कि पानी की टंकी पर कोई भूत है जो बच्चों को गायब कर देता है, उन्हें मार देता है, क्योंकि ये बच्चे कभी वापस आते नहीं थे। ऐसा चलता रहा और करीबन 1.5 साल 2005 जनवरी से लेके ये जो मिड ईयर आ गया था, ये जो बीच के महीने आ गए थे 2006 के, करीबन इन 1.5 सालों में निठारी में 16 बच्चे गायब हो गए और इसमें से 11 लड़कियां थीं। ये जो लोग थे जिनके ये बच्चे थे, ये सारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे। किसी के पिता ऑटो ड्राइवर थे, किसी के ठेला लगाते थे, कोई कपड़ों पर प्रेस करते थे, इनका काम था। तो शायद यही कारण भी था जिससे नोएडा पुलिस ने इन लोगों की जो शिकायतें थीं उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, पुलिस के ऊपर दबाव नहीं डाला और उसके चलते उन्होंने इन बच्चों को कभी ढूंढा नहीं। अब जो लड़की गायब हुई थी रिम्पा हलदार 2005 में, उसी के ठीक एक साल बाद 7 मई 2006 को एक लड़की पायल नाम की, करीबन 22 साल की, अपने घर से निकलती है। उसके पिता बाकायदा उसे ऑटो में बिठाते हैं, वो ऑटो लेती है और ये ऑटो पहुंचता है निठारी में, उसी इलाके में जहां पे बच्चे गायब हो रहे थे। ये ऑटो रुका एक कोठी के सामने, कोठी का नंबर था D5। पायल ऑटो से उतरी और ऑटो वाले को उसने बोला कि मैं अंदर से आपको पैसे ला के देती हूँ। ऑटो वाला बाहर खड़ा रहा। पायल कोठी के अंदर गई, लेकिन वो कभी वहाँ से वापस नहीं आई। बहुत देर हो गई, 15-20 मिनट तक ऑटो वाले ने वेट किया। उसके बाद उसने सोचा कि बैल बजाई जाए और पूछा जाए आखिर कहाँ है। तो उसने इस कोठी की D5 की बैल बजाई। अंदर से एक आदमी आया, उसने पूछा कि एक लड़की अंदर गई थी, पैसे लाने के लिए बोला था, लेकिन अभी तक आई नहीं है। तो उस आदमी ने, जो अंदर से आया था, उसने ऑटो वाले को कहा कि वो लड़की बहुत पहले यहाँ से चली गई है, निकल गई है। अब ऑटो वाला हैरान कि मैं बाहर ही खड़ा हूँ और मैंने तो देखा नहीं है किसी को यहाँ से निकलते हुए। तो इसके बाद वो आदमी कहता है नहीं, वो यहाँ से चली गई है, वो पहले ही निकल गई। ये सब देख के ऑटो वाला वहाँ से चला गया। उसने कहा कि हो सकता है पैसे नहीं देने होंगे, या कोठी के अंदर ही होगी, नहीं देने होंगे पैसे, इस वजह से वो वहाँ से निकल गया। उसको देर भी बहुत हो रही थी। अब शाम हो जाती है, पायल का कोई अता पता नहीं। उसके जो पिता थे नंदलाल, उन्हें टेंशन होती है। वो पायल का लगातार फ़ोन लगा रहे थे, फ़ोन उसका स्विच ऑफ जा रहा था, लग नहीं रहा था। तो नंदलाल 7 मई को ही नोएडा पुलिस के पास जाते हैं और वहाँ पे अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं। अब नोएडा पुलिस के पास जब ये केस पहुँचा, लगातार में इतने सारे किडनैपिंग के और ये जो बच्चों के गायब होने के केस थे वो उसके पास आ ही रहे थे। नोएडा पुलिस ने सेम अपना वही रवैया नंदलाल के साथ में अपनाया। उसे बोला कि लड़की है गायब, अगर हो गई है, चली गई है कहीं पे, तो आ जाएगी वापस, हो सकता है किसी के साथ भाग गई हो।
थोड़े दिन इंतज़ार करो, आ जाएगी वापस। लेकिन नंदलाल रुकने नहीं वाला था। वो एक वकील को लेकर सेशन कोर्ट में पहुंचता है और सेशन कोर्ट में नंदलाल ने अपनी ये अर्जी डाली कि एक लड़की जो है वो गायब हुई है और उसके साथ में बाकी और भी बच्चे यहाँ से निठारी से गायब हुए हैं और पुलिस जो है इस पर FIR लिख नहीं रही है। और ये सारे बच्चे उसने बाकायदा उसमें ये मेंशन किया अपनी अर्जी में कोर्ट में कि ये जो सारे बच्चे हैं ये एक जो इलाका है निठारी का और वहाँ की जो कोठी है D5 वहाँ से गायब हुए हैं। अब कोर्ट के पास जब ये मैटर गया तो कोर्ट ने इसको सीरियस लिया। कोर्ट ने इस पर आगे छानबीन करने के लिए पुलिस को कहा और आदेश दिए कि आप इसकी FIR लिखिए। कोर्ट का अब आदेश आया पुलिस के पास तो पुलिस के ऊपर दबाव बना। पुलिस ने अब ये पता किया कि आखिर ये कोठी है किसकी, कौन है। तो ये कोठी थी मुनिंदर सिंह पंढेर नाम के एक आदमी की, एक बेहद अमीर आदमी, करोड़पति आदमी, पंजाब का रहने वाला। पंजाब में कई सारी प्रॉपर्टीज़, लुधियाना में, चंडीगढ़ में घर, नोएडा में प्रॉपर्टी, दिल्ली में और नोएडा में ये कोठी थी उसकी। जब भी कभी मुनिंदर सिंह पंढेर आता था दिल्ली तो नोएडा की अपनी इसी कोठी में रुकता था। और पंढेर के अलावा इस कोठी में रहता था उसका एक नौकर सुरेंद्र कोहली। पंढेर की गैर मौजूदगी में एक तरह से सुरेंद्र कोहली ही इस कोठी का मालिक हुआ करता था। ये कोठी जो थी वो पंढेर ने सन 2000 में ली थी। सन 2000 में पंढेर ने कोठी ली और यही साल था, साल 2000, जब उत्तराखंड के अल्मोड़ा से सुरेंद्र कोहली दिल्ली आता है। दिल्ली आने के बाद सुरेंद्र कोहली एक कर्नल के यहाँ काम कर रहा था। कर्नल पंढेर का दोस्त था और 2003 तक उसने उस कर्नल के यहाँ काम किया। और 2003 में जब यहाँ ये मुनिंदर सिंह पंढेर के यहाँ आया तो बताते हैं खाना क्योंकि बहुत अच्छा बनाता था तो कर्नल के यहाँ से इसने, मुनिंदर सिंह पंढेर ने इसको अपने यहाँ बुला लिया था सुरेंद्र कोहली को। अब ये चीज़ें सामने आती हैं, ये लगातार इस तरह से ये केस आगे बढ़ता है। सुरेंद्र कोहली और पंढेर यहाँ पे रहा करते थे। अब होता क्या है कि नोएडा पुलिस के जो कुछ अफसर थे बड़े, उनकी पंढेर के साथ में जान पहचान थी, वो जानते थे इसको। और पंढेर के यहाँ आना जाना भी कई बड़े अफसर का नोएडा पुलिस के था, ऐसा बताया जाता है। तो पंढेर के पास में नोएडा पुलिस के पास से एक कॉल गया कि आपका नाम सामने आ रहा है, आपकी कोठी का नाम सामने आ रहा है और कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि FIR इसमें रजिस्टर की जाए। अब पंढेर को जब ये बात पता चली तो वो इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसने अपनी एक अपील डाली, अर्जी डाली, बोला कि इस तरह की जो मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है एक FIR रजिस्टर करने का, ये सरासर झूठ है और इस तरह का ये बकवास है, बेबुनियाद बातें हैं। लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी जब इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया और देखा तो उन्होंने बताया कि नहीं, इसमें इंक्वायरी प्रॉपर होनी चाहिए, इसमें FIR रजिस्टर होना चाहिए। और जब हाई कोर्ट की तरफ से पुलिस के पास में आदेश आया कि इसमें FIR रजिस्टर की जाए और जल्दी से जल्दी इसकी जांच की जाए, तो पुलिस को अपना काम अब शुरू करना था। अब ये समय चलते चलते करीबन ये मई 2006 में जो नंदलाल ने कोर्ट में जाकर अपनी अर्जी दी थी, वहाँ से उसके बाद मुनिंदर सिंह पंढेर भी हाई कोर्ट में गए इस केस को रुकवाने के लिए, छानबीन को रुकवाने के लिए। तो ये सब चलते चलते करीबन 7 महीने बीत जाते हैं और दिसंबर 2006 आ जाता है। तो साल 2006 और दिसंबर का महीना, आखिरी महीना, करीबन 2 साल हो चुके थे बच्चों को गायब होते हुए। और पुलिस 2 साल के बाद नोएडा पुलिस अपनी जो छानबीन थी वो चालू करती है, वो शुरू करती है। अब जांच शुरू होती है तो पायल का जो नंबर था, जो उसका फ़ोन था, उसके कॉल रिकॉर्ड्स निकाले जाते हैं। एयरटेल का नंबर था। पायल के कॉल रिकॉर्ड्स निकाले गए 7 मई के, जिस दिन वो गायब हुई थी। तो नोएडा पुलिस के सामने ये चीज़ आती है कि उसके कॉल रिकॉर्ड्स में उन्हें मुनिंदर सिंह पंढेर का नाम दिखता है, उसे फ़ोन किया गया था। नोएडा पुलिस ने सीधा पंढेर को कॉल किया, उससे पूछा कि आप कहाँ थे इस दिन 7 मई को जब पायल गायब हुई और आप पायल को जानते कैसे हैं। तो पंढेर ने ये बताया कि 7 मई को मैं अपने घर पे था चंडीगढ़ में, पंजाब में, क्योंकि जो मेरे पिता हैं उनकी डेथ हो गई थी, उनकी मौत हो गई थी, तो मैं उनकी फ्यूनरल में आया हुआ था। नोएडा पुलिस ने इस स्टेटमेंट को वेरीफाई किया, ये सही साबित हुआ। वो अपने घर में चंडीगढ़ में था 7 मई को पंढेर। अब पुलिस के सामने ये था कि पंढेर को कॉल किया गया है तो ये उसको जानता भी होगा पायल को। तो उससे आगे स्ट्रिक्टली पुलिस ने जब पूछताछ की मुनिंदर सिंह पंढेर से कि तुम पायल को कैसे जानते हो और क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे, किस तरह से उसने तुम्हें कॉल किया था, तब इसने सच बताया। और तब पंढेर ने बताया कि पायल जो थी वो एक कॉल गर्ल थी। पंढेर जब भी नोएडा में अपनी इस कोठी में आता था D5 में,
वो महीने में 1 बार 2 बार जब भी आता था वो पायल को बुलाता था इसमें, और पायल रात भर यहाँ पे रुकती थी, अगले दिन जाती थी सुबह। और करीबन 1 महीने में 2 बार पायल को बुलाता था और इसके लिए वो उसे 25,000 रुपये देता था। ये बात पुलिस के सामने आई। पुलिस ने उसके बाद बताया कि उसके जो पिता हैं उसने भी ये जो FIR कराई है उसमें D5 का नाम लिखा हुआ है, जो कोर्ट में उसने अर्जी डाली है। तो मनिंदर सिंह पंढेर ने एक और बहुत चौंका देने वाली बात बताई पुलिस को। वो ये थी कि पायल का जो पिता था नंदलाल पंढेर ने बताया कि वो खुद उससे ये काम कराता था और बाकायदा पंढेर की तरफ से महीने के कुछ पैसे पायल के पिता के पास भी जाते थे, नंदलाल के पास, जिससे वो लगातार उससे ये सब काम कराता रहे। तो अब ये सब चीज़ें जब सामने आई तो नोएडा पुलिस ने सीधा नंदलाल को बुलाया, उससे पूछताछ की, उससे पूछा कि क्या ये चीज़ सच है जो पंढेर बता रहा है कि क्या तुम्हारी लड़की एक कॉल गर्ल थी। तो उसका कहना था कि मैं अपनी लड़की से जो भी काम कराता हूँ वो मेरा मैटर है, लेकिन आपको उसे इस समय ढूंढना ज़रूरी है, आपका काम ये है कि आप उसे ढूंढें। तो अब नोएडा पुलिस अपने काम पे दोबारा लगती है। उसको ये क्लियर हो चुका था कि पायल एक कॉल गर्ल थी और पंढेर के पास में इस तरह से आती थी। तो पायल का जो नंबर था वो लगातार ट्रेसिंग पर लगा रखा था नोएडा पुलिस ने। इस बीच में करीब 26 दिसंबर की बात है, 26 दिसंबर 2006, पायल का जो फ़ोन था वो ऑन होता है और क्योंकि ट्रेसिंग पर लगा हुआ था फ़ोन तो पुलिस उस शख्स तक भी पहुंच जाती है। एक रिक्शा वाला था जिसके पास उसका फ़ोन मिला। उस फ़ोन में से जो सिम मिलती है, एयरटेल की वो सिम थी, उसमें जो IMEI नंबर था उस सिम का, उसको नोएडा पुलिस ट्रेस करती है और वो नंबर निकलता है सुरेंद्र कोहली का। सुरेंद्र कोहली का ये नंबर निकला, बाकायदा उसमें एड्रेस था D5 सेक्टर 31 निठारी नोएडा। पुलिस इस एड्रेस पे जाती है, उनको सामने आता है, ये समझ में आता है कि ये कोठी तो पंढेर की है और कोहली जो है सुरेंद्र कोहली वो उसका नौकर है, तो उसका ये नंबर निकलता है। यहाँ से अब पुलिस सीधा D5 पहुँचती है इस कोठी में कोहली को पकड़ने के लिए। कोहली वहाँ पे मिलता नहीं है। पंढेर को कॉल किया जाता है, पंढेर से पूछा जाता है कि वो कहाँ है। इस समय तक पुलिस ने नोएडा पुलिस ने चंडीगढ़ से पंढेर को वापस बुला लिया था। उसने कहा कि आपको यहाँ पे आके पूछताछ में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। तो पंढेर को वापस बुलाया, उससे पूछा गया कि कोहली कहाँ है, तो उसने बताया कि वो अपने एक फंक्शन में, अपने गाँव में उसके एक फंक्शन है अल्मोड़ा में, वो वहाँ पर गया हुआ है घर पर और मेरी ही सेंट्रो कार्ड लेकर गया। तो पुलिस ने कोहली को पंढेर को ही बोला कि आप अपना एक आदमी भेजिए और उसको वहाँ से लाइए। तो पंढेर का ड्राइवर सतपाल अल्मोड़ा जाता है और कोहली को वहाँ से वापस लेकर आता है। करीब 2 दिन बाद 28 दिसंबर आ चुका था, कोहली वापस आता है, पुलिस उसको थाने ले गई। पंढेर भी पुलिस के पास में था, गिरफ्तार था। तो ये समय वो आ चुका था कि लगातार, क्योंकि जिनके बच्चे गायब हो रहे थे 2 साल से, वो लोग परेशान थे। उनको पता चलता है कि D5 कोठी से यहाँ से 2 गिरफ्तारियाँ हुई है, जो मालिक है और जो नौकर है, दोनों को गिरफ्तार किया गया है। तो जितने भी लोगों के बच्चे गायब हुए थे उन्हें ये समझ में आ चुका था कि ये कुछ ना कुछ इस पूरे केस में इस कोठी का कुछ बहुत बड़ा लेना है। मतलब ये यहाँ से गायब हो रहे हैं और इन दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया है। तो जब लोगों के बीच में ये बात आती है कि भाई हमारे बच्चे हो सकता है इसी कोठी के अंदर हैं या यहीं से उन्हें गायब किया गया, तो अगले ही दिन 29 दिसंबर की बात है जब कोहली को और पंढेर को पुलिस थाने ले गई थी। एक दिन पहले उनसे पूछताछ चल रही थी। तो अगले ही दिन की बात है, सुबह सुबह करीब 9 बजे ये जो बच्चे गायब हुए थे उनमें से 2 बच्चियों के पिता, ज्योति और रचना के, उनके पिता उस एरिया के जो RWA था, जो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन थी नोएडा के निठारी की, उसके प्रेसिडेंट के साथ में इस D5 कोठी में जाते हैं, इसके बाहर, और बाहर वहाँ पे छानबीन करना शुरू करते हैं। तो ये जो कोठी है, बेसिकली ये जो एरिया है, इसमें एक तरफ सारी लगातार कोठियाँ हैं, सामने एक बस्ती है और बस ये जो कोठियाँ, इनके पीछे एक नाला बहता है, एक तरह से सूखा हुआ नाला है। वो कभी अगर पानी आया तो उसमें जो कचरा है वो बह जाता है, वरना वो वहीं पे पड़ा रहता है। तो अब ये नाला जो था, ये लोग जब रचना और ज्योति के जो पिता थे, जो बच्चियाँ गायब हुई थी, ये RWA के प्रेसिडेंट के साथ में वहाँ पे छानबीन करना शुरू करते हैं। तो इन्हें वहाँ पे एक पॉलीथिन मिलती है और उस पॉलीथिन के अंदर पैरों के 2 कंकाल थे, 2 हड्डियाँ मिलती हैं इन्हें पैरों की। जब ये बात वहाँ पता चली लोगों को कि इसमें से पैरों की हड्डियाँ मिली हैं एक पॉलीथिन में यहाँ पे, और बच्चों की ही लग रही थी वो, तो ये चीज़ आगे लोगों में फैलती है। ये चीज़ यहाँ से लोगों में फैली और उसके बाद में माहौल वहाँ का ये था कि जिनके बच्चे 2 साल में गायब हुए थे, ये सारे लोग अपने बच्चों की तस्वीरें लेके, फ़ोटोज़ लेके इस कोठी के बाहर, D5 के बाहर वहाँ पे भीड़ लगा देते हैं
तमाम सारे लोग वहाँ पे आ चुके थे। और यहाँ से ये बात, क्योंकि नोएडा जो है मीडिया हब है, सारे चैनल्स के दफ्तर वहाँ पे, तो ये बात मीडिया में पहुँच जाती है। पंढेर और कोली पुलिस की हिरासत में है। वहाँ पे उनके घर के बाहर से इस तरह से पॉलीथिन में ये 2 हड्डियाँ मिली हैं पैरों की। तो ये पूरा केस मीडिया में आने लगा, न्यूज़ में आने लगा, और इससे पूरा देश इस समय तक दहल गया था। देश में सबके सामने ये चीज़ आ गई थी कि अचानक से 2 साल से लगातार इतने बच्चे गायब हुए और ये लोग मिले नहीं हैं बच्चे कभी। तो अब पहले लोगों ने ये आरोप लगाए, इस तरह की चीज़ें सामने आई, लोगों ने ऐसा सोचा कि शायद ये जो बच्चे जो गायब हुए, इनको जो ह्यूमन ऑर्गन की ट्रैफिकिंग होती है, शरीर के पार्ट्स निकाल कर बेचे जाते हैं, इसके लिए इन्हें हो सकता है मार दिया गया हो, क्योंकि यहाँ से इस तरह से जो कंकाल मिले हैं। तो लोगों ने पहले ये आरोप लगाए कि हमारे बच्चों को मार दिया, उनके शरीर के पार्ट्स जो हैं उनको बेच दिया। लेकिन कोई इस समय तक ये नहीं जानता था कि उन बच्चों के साथ में आखिर हुआ क्या है। अगले ही दिन की बात है, 30 दिसंबर 2006, नोएडा पुलिस के कुछ सीनियर ऑफिसर्स यहाँ पे पहुँचते हैं। उन्हें बताया जाता है कि इस तरह से यहाँ पे हड्डियाँ निकल रही हैं इस नाले में, पॉलीथिन में। तो अब वो यहाँ पे पहुँचते हैं, साथ में तमाम सारे मीडिया चैनल्स के रिपोर्टर्स भी पहुँचते हैं। भीड़ जमा हो गई थी लोगों की, जिन लोगों के बच्चे गायब थे वो भी वहाँ पे थे। उग्र हो रहा था सब मामला पूरा, पुलिस का पहरा लगा हुआ था। अब जब ये लोग इस नाले की सफाई करना शुरू करते हैं, तमाम सारे सफाई कर्मचारियों को इसमें काम पर लगाया जाता है, तो वहाँ पे लोग ये देखते हैं कि इसमें कई सारी पॉलीथिन, बड़ी बड़ी अलग अलग कलर्स की, मोस्टली उसमें काले कलर की जो काली पॉलीथिन होती है वो थी, ये यहाँ पे निकलना शुरू होती हैं। पुलिस ने जब इन पॉलीथिन को निकलवाया सफाई कर्मचारियों से, और एक पॉलीथिन जब निकली तो उसमें जब देखा गया तो सब वहाँ पे हैरान हो गए। उस पॉलीथिन के अंदर से बच्चों के, क्योंकि वो देखकर समझ आ रहा था कि ये बच्चों के ही हैं, बच्चों के बॉडी पार्ट्स मिलते हैं, कंकाल मिलते हैं, हाथों के हिस्से, पैरों के हिस्से, घुटनों से नीचे तक, एड़ी तक का हिस्सा, ये सब निकलना वहाँ पे शुरू होता है। इसके बाद पूरी और सफाई आगे बढ़ाई जाती है, और ऐसे करते करते करीबन 40 पॉलीथिन इस नाले में से निकलती है, और इन सब में इसी तरह से बच्चों के शरीर के हिस्से थे। एक चीज़ बहुत चौंका देने वाली थी यहाँ पे जो सबने देखी, कि जितने भी ये हिस्से मिल रहे थे बॉडी के, इसमें गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा ज़्यादातर पॉलीथिन में गायब था। ये कहाँ गया हिस्सा, ये एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका था, क्योंकि तमाम सारे बॉडी पार्ट्स मिल रहे हैं लेकिन गर्दन से लेकर कमर तक का हिस्सा नहीं मिल रहा है। इसके बाद इस नाले की और सफाई कराई गई, तो वहाँ पे पुलिस को करीबन 17 बच्चों के सर बरामद होते हैं इस नाले से। कुछ सर कंकाल बन चुके थे, बाल दिख रहे थे सिर्फ। इस तरह के 17 सर यहाँ से इस नाले से बरामद होते हैं, और इसमें सारे ही थे जो बच्चे थे, उसमें करीबन लड़के भी थे, लड़कियाँ भी थी। तो 17 सर यहाँ से मिलते हैं। अब पुलिस के ऊपर प्रेशर बनता है, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो पिछले 2 सालों से बच्चे गायब हो रहे थे, लोग शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे लेकिन उन्हें टाला जा रहा था। पुलिस के ऊपर प्रेशर डेवलप हुआ। 3 दिन से सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर भी उनकी हिरासत में थे, लेकिन कुछ बता नहीं रहे थे, बोल नहीं रहे थे। उसके बाद इनकी कोठी के पीछे से इस तरह से 40 पॉलीथिन में ऐसे बॉडी पार्ट्स निकलते हैं। तो पुलिस के ऊपर प्रेशर डेवलप हुआ, सरकार के ऊपर प्रेशर आया, और इसी के साथ में ये जितनी भी पूरी पुरानी जो पुलिस की टीम थी, जिसने करीब 2 सालों में यहाँ पे कुछ काम नहीं किया था, तमाम उसमें कांस्टेबल थे, एसआई थे, थाना प्रभारी थे, इन्हें सस्पेंड किया जाता है, इन्हें हटाया जाता है और एक नई टीम यहाँ पर लगाई जाती है। इसी के साथ में सरकार ने, सेंटर ने एक कमेटी बना दी विमेन कमीशन की। यूपी गवर्नमेंट ने, यूपी में सरकार थी मुलायम सिंह यादव की, उन्होंने एक कमेटी बना दी 2 लोगों की, और इन लोगों का काम था इस पूरा जो पुलिस वालों ने इसमें मक्कारी दिखाई है, जिस तरह से टाला है इस केस को, तो इसकी छानबीन करना और देखना कि कौन कौन इसमें जिम्मेदार है, किस तरह से लोगों ने, इन्होंने जो पुलिस है नोएडा पुलिस, उसने किस तरह इसमें काम नहीं किया। तो एक कमेटी बनाई जाती है। अब सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को नोएडा पुलिस, क्योंकि इतना ज़्यादा उस समय माहौल गर्म हो गया था, जो लोग थे वो वहाँ पे उग्र होते जा रहे थे, तो इन्हें एक गुप्त जगह पर ले जाया जाता है और इनसे पूछताछ शुरू होती है। लोगों में बेहद गुस्सा था, इसलिए इन्हें गुप्त जगह पर ले जाना ज़रूरी था, वरना लोग, अगर ये लोगों के हाथ लग जाते तो शायद लोग इन्हें मार भी देते उस समय। करीब 5 दिन तक, ये जब से सुरेंद्र कोली को पकड़ा गया था, इसने कुछ बताया नहीं था, कुछ बोला नहीं था,
पुलिस जब भी कुछ पूछती थी तो ये एकदम चुप रहता था। मुनिंदर सिंह पंढेर बता चुका था कि पायल एक कॉल गर्ल थी और वो उसको बुलाता था, इस तरह की उसने चीज़ बताई। लेकिन जब ये बच्चों के यहाँ से बॉडी पार्ट्स मिले तो उससे पूछा गया कि बच्चों के साथ में तुमने क्या किया, तो उसने कहा मैंने बच्चों के साथ कभी भी कुछ नहीं किया है, लेकिन हाँ मैं लड़कियों का मुझे इस तरह से शौक था। सुरेंद्र कोहली से अब पुलिस पूछताछ शुरू करती है। पहले के कई दिन उसने कुछ बताया नहीं, लेकिन अब वो टूटना शुरू होता है और उसने अब सच बोलना शुरू किया। उससे पूछा गया कि पायल कहाँ है और क्या किया तुमने उसके साथ, क्योंकि पुलिस ने यहाँ पे ये गेम भी खेला। पुलिस ने कहा कि पंढेर ने ये बताया कि तुमने ये सब किया है, पायल को मारा है तुमने, तमाम बच्चों को मारा है। तो कोहली से जब पुलिस ने इस तरह से अपना एक इंटेरोगेशन गेम स्टार्ट किया तो कोहली अब सच बोलना शुरू करता है। उसने बताया कि जब पंढेर लड़कियों के साथ में या पायल के साथ में कमरे में होता था तो वो रात में उसे वहाँ से चुपके से देखता था और ये सब देखते हुए उसे भी इस तरह की चीज़ें करने का मन करता था। तो कोहली बताता है कि एक दिन जब पंढेर यहाँ पे था नहीं, 7 मई की बात है जिस दिन पायल गायब हुई है, तो सुरेंद्र कोहली ने पायल को कॉल किया और कॉल करके ये कहा कि एक नई पार्टी आने वाली है, उससे तुम्हें मिलवाना है, तुम यहाँ पे आ जाओ कोठी में D5 में। पायल आती है। इसके बाद ये चाय बनाता है और चाय ये लोग पी रहे होते हैं, तब इसने कहा कि जो जिनसे तुम्हें मिलवाना है उन्हें अभी आने में देर है, तो तुम एक काम करो, तुम मुझे एंटरटेन कर दो। पायल ने पूछा कि क्या पैसे कितने दोगे, तो इसने 500 रुपये का उसको ऑफ़र किया कि 500 रुपये मैं तुम्हें देता हूँ। पायल ने उसको कुछ ऐसा कहा कि कोहली को वो बात बहुत बुरी लगी। उसके बाद ये बताता है कि उसने पायल जब चाय पी रही थी तो ये किचन में गया और उसके बाद वहाँ से पीछे से आके इसने उसी के दुपट्टे से उसका गला दबाकर उसे मार दिया। अब जब पायल की मौत हो जाती है तो उसके बाद कोहली का ये बयान है कि इसने बताया कि इसने उसकी डेड बॉडी के साथ में सेक्स करने की कोशिश की। इसने बताया कि ये उसमें नाकाम रहा, इससे हुआ नहीं, और इसके बाद इसने उसे ऊपर बाथरूम में ले जाकर वहाँ पे उसके जो बॉडी थी, उसके जो पार्ट्स थे उनको काटा। तमाम सारे उसके टुकड़े करने के बाद में इसने उसे पॉलिथीन में भरा और उस नाले में कोठी के पीछे फेंक दिया। पुलिस ने अब जब ये चीज़ सुनी, पुलिस परेशान, हैरान कि किस तरह से इसने पायल को मारा है। इसके बाद में सुरेंद्र कोहली ये जितने बच्चे थे इनके बारे में बताना शुरू करता है। जब नोएडा पुलिस ने उससे पूछा कि पायल को तुमने मारा है, तुमने उसकी बॉडी को इस तरह से काट के फेंका है, ये जो बच्चे गायब हुए इनके साथ तुमने क्या किया है? और उसके बाद में एक एक बच्चे का, करीबन 15 बच्चों के जो फोटोज़ थे पुलिस के पास, नोएडा पुलिस के, उन्होंने इसको फोटोज़ दिखाना शुरू किए। और माहौल ये था कि उस कमरे में 4 पुलिस वाले थे। सुरेंद्र कोहली एक एक करके हर बच्चे को पहचानता गया और उनके साथ में उसने क्या किया है, किस तरह से उन्हें फंसाया है, ये बताता गया। जब उसने पहले बच्चे के बारे में बताया कि एक लड़की जो उसमें जुम्पा जिसका नाम था, वो बाहर खेल रही थी वहाँ पे D5 कोठी के बाहर, इसने उसे टॉफ़ी के बहाने अंदर बुलाया। उसके बाद उसने जब इधर उधर वो देख रही थी तो इसने उसका गला घोट कर उसको मार दिया और उसके बाद उसकी बॉडी को ऊपर ले गया अपने कमरे में और वहाँ पे उसके बॉडी के साथ में इसने सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहा। ये बताता है कि उसमें ये फिर से नाकाम रहा। उसके बाद इसने उसकी बॉडी के जो टुकड़े थे, उसी तरह से जैसे इसने पायल को मारा था, टुकड़े किए बॉडी के, और उसके बाद जो इसने बताया है, जितने पुलिस वाले उस कमरे में थे जो वहाँ पे इससे पूछताछ कर रहे थे, वो बुरी तरह से डर चुके थे और उस कमरे को छोड़कर वो बाहर आ गए। सुरेंद्र कोहली ने बताया कि उस लड़की के, बच्ची के हाथ का एक हिस्सा और उसके अपर बॉडी का एक हिस्सा इसने अपने किचन में जाके कुकर में बनाया, जिसमें एक खाना बनाता था नॉर्मली रोज़, उसमें उसको पकाया और उसके बाद वो उस हिस्से को खा गया। जब ये चीज़ सामने आती है, ये सारे पुलिस ऑफिसर्स उस कमरे से बाहर आ गए। किसी की भी हिम्मत नहीं थी उससे कुछ पूछने की आगे।
और उसके बाद में सुरेंद्र कोहली उस कमरे में अकेला बैठा रहा। ये लोग बाहर आए, इन्होंने अपने सीनियर्स को इस तरह की चीज़ बताई कि हम इससे पूछताछ नहीं कर सकते, एक तरह से आदमखोर है। बाद में दोबारा ये जो पुलिस वाले अंदर जाते हैं तो सुरेंद्र कोहली ने एक एक करके सारे बच्चों के बारे में यही चीज़ें बताना शुरू किया। कई सारे ऐसी बच्चियां थीं, कई सारे ऐसे लड़के थे, बच्चे, जिनके साथ में उसने इसी तरह से किया था, उन्हें बुलाया था। एक लड़की को इसने इस तरह से बुलाया था कि वो किसी बाई की लड़की थी और इसने उसे बुलाया कि मैडम तुम्हें अंदर बुला रही हैं, काम देना चाहती हैं। वो अंदर आई, उसने कहा कि मैडम आ रही हैं अभी थोड़ी देर में। वो यहाँ वहाँ देख रही थी, इसने उसी के दुपट्टे से उसका गला घोट कर उसे मार दिया। उसके बाद उसके साथ में भी सेम इसी तरह की चीज़ की, उसके बॉडी पार्ट्स के हिस्से ये काट कर पका कर खा गया था। पुलिस के सामने ये चीज़ सामने जब आई तो वो बिलीव नहीं कर पा रहे थे, वो देख नहीं पा रहे थे कि किस तरह से इससे आगे पूछताछ करें। पुलिस वालों के सामने एक आदमखोर बैठा हुआ था। ये चीज़ मीडिया में सामने आती है और जैसा कि आपको पता है कि नोएडा जो है वो सारे चैनल्स का हब है, तमाम चैनल्स के दफ्तर वहाँ पे। ये बात इंटरनेशनल मीडिया में आ गई, पूरे देश में फैल गई, पूरी दुनिया में एक तरह से फैल गई। और उसके बाद ये सच जानने के बाद में पूरा देश दहल चुका था। जनवरी 2007 आ चुका था, सीबीआई को ये केस हैंडओवर किया जाता है, सौंपा जाता है। सीबीआई के पास ये केस गया। इसके बाद कोहली और पंढेर को गुजरात के गांधीनगर ले जाया गया, नार्को टेस्ट हुआ उनका, तमाम सारे और भी साइकोलॉजिकल टेस्ट हुए। इसके बाद इस बीच लगातार में इस नाले में से निठारी के D5 नंबर कोठी के पीछे जो नाला था, इसमें से लगातार कई दिन तक कंकाल मिलते रहे, ऐसी पॉलीथिन मिलती रही। पुलिस की एक टीम चंडीगढ़ जाती है पंढेर के घर पर, उसके बीवी से, उसके बेटे से पूछताछ करती है। उसके गांव जाती है लुधियाना, वहाँ पे पूछताछ करती है। उसके बिहेवियर के बारे में पुलिस पता कर रही थी, किस तरह का इसका बर्ताव था। साथ ही एक टीम अल्मोड़ा जाती है सुरेंद्र कोहली के घर पे। सुरेंद्र कोहली की एक पत्नी थी और 2 बच्चे थे, और बच्चे भी सेम उसी उम्र के, जिस उम्र के बच्चों को इसने मारा था। उनसे पूछताछ होती है। बीवी से पूछा जाता है सुरेंद्र कोहली की कि किस तरह का बर्ताव था, क्या इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम थी, क्योंकि कोई ये समझ नहीं पा रहा था कि इस तरह से एक इंसान कैसे कर सकता है, और वही बच्चों के साथ में। तो इन सब चीज़ों के चलते लोगों के सामने एक ये भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया था कि पंढेर जो लगातार बोल रहा था कि उसे इस के बारे में कुछ नहीं पता, किस तरह से सुरेंद्र कोहली ने इन बच्चों को बुलाया, उसे मारा, उसे इन चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। तो ये बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा हो गया था कि एक मालिक कोठी का, उसी की कोठी में ये सब चल रहा है, उसके घर में ये सब चल रहा है, उसको कैसे नहीं पता। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। इसमें फॉरेंसिक टीम जो थी, जो फॉरेंसिक डिपार्टमेंट था, उसने अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बहुत बड़ा एक मेजर रोल था फॉरेंसिक टीम का। कई साइकोलॉजिकल टेस्ट किए गए इन दोनों के, और इसमें ये सामने आता है कि सुरेंद्र कोहली जो था, उसके दिमाग में एक तरह से एक चीज़ बैठी हुई थी कि वो इम्पोर्टेंट है, वो नामर्द है। सुरेंद्र कोहली को ये लगता था कि वो नामर्द है, और इसी के चलते वो लगातार जो बच्चे थे, उसने हर उम्र के बच्चे, करीबन 8 से 10 साल की बच्चियाँ, 14 साल की बच्ची, 16 साल की, उसके बाद 22 साल की पायल, तो उसने सब पर इस तरह से ट्राई किया था एक तरह से, क्योंकि उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी थी। फॉरेंसिक टीम ने ये भी बताया कि सुरेंद्र कोहली का जब साइकोलॉजिकल टेस्ट हुआ तो उसमें ये सामने आया कि उसको एक तरह से सपना भी एक आता था, जिसमें उसको एक सफ़ेद साड़ी में एक औरत दिखती थी जो उसके ऊपर हंसती रहती थी। तो ये सब जो उसका सपना था वो एक तरह से उसको डराने लगा था। वो अकेला रहता था उस कोठी में, और अकेलापन जो था उसने उसको इस तरह से जो वैशी था, वो जो उसका वैशीपन निकला है सामने, वो इसके बाद ही निकला है। तो फॉरेंसिक टीम ने तमाम सारे इन लोगों के इस तरह से टेस्ट किए। अब यहाँ पे क्योंकि लोग और मीडिया सवाल खड़े करने लगी थी, तो बहुत बड़ा सवाल यही खड़ा था सामने कि पंढेर इन सब में कहाँ इन्वॉल्व था, उसे इसके बारे में कैसे नहीं मालूम, कैसे नहीं पता। कई शुरुआती दौर के इस पूरे केस के जो वकील हैं, जो रिपोर्टर्स हैं, उनका ऐसा कहना है कि पुलिस की जो केस डायरी थी, नोएडा पुलिस अपनी केस डायरी पहले बनाती है किसी भी केस में, उसके बाद में वो चार्जशीट एक बनती है बाद में। तो जो केस डायरी थी, ये वकील जो पुराने हैं और जो रिपोर्टर्स हैं पुराने, वो बताते हैं कि पंढेर ने और कोहली ने
साफ तौर पर पुलिस के सामने एक कन्फेस किया था और कोहली ने बताया था कि पहले बच्चों को बुलाने के लिए पंढेर ही उसे बोलता था, उसके बाद पंढेर उनके साथ में पहले रेप करता था, फिर कोहली करता था, उसके बाद पंढेर उसे बोलता था कि इनको अब मार के फेंक दो। ये चीज़ बाकायदा उस पूरे कन्फेशन डायरी में, जो केस डायरी होती है, केस डायरी जो पुलिस की है, उसमें इस तरह की चीज़ बताई गई थी। लेकिन इसके बाद जब ये केस सीबीआई के पास में गया और केस आगे बढ़ा, तो सीबीआई ने कभी भी अपनी चार्जशीट में पंढेर का जिक्र नहीं किया। ये इस तरह की बातें बताई जाती हैं कि वहाँ पे सीबीआई की चार्जशीट में हमेशा सिर्फ उन दलीलों को, उन स्टेटमेंट्स को आगे रखा गया जिसमें सुरेंद्र कोहली ये बता रहा है कि उसने इन बच्चों को मारा है। तो ये सब चीज़ें सामने आती हैं। इसके साथ ही अब पुलिस की जो शुरुआती स्टेटमेंट थी, जो केस डायरी में थी, उसे गलत बताया जाता है। कहा जाता है कि ये जो केस डायरी में लिखा हुआ था पुलिस ने कि सुरेंद्र कोहली और पंढेर ने दोनों ने साथ में किया है, ये गलत है। ये पुलिस ने गलत इन्फॉर्मेशन इसमें लिख दी थी। तो इस तरह की चीज़ें सामने बताई जाती हैं आगे। पंढेर की जो कोठी थी, उसकी तलाशी जब हुई थी तो उसमें तमाम सारी शराब की बोतलें, एक डबल बैरल गन, बंदूक, उसकी गोलियां, कारतूस और तमाम सारे फ़ोन्स मिले थे, मोबाइल फ़ोन। तो ये मामला अब जब कोर्ट में पहुंचता है, बहुत लंबी इसकी छानबीन चली, बहुत लंबी पूछताछ चली इन लोगों से और बहुत लंबी ही सुनवाई चली इस केस की पूरी। कोहली ने कोर्ट में एक बयान दिया था, जिस बयान के बाद में पंढेर को इसमें एक तरह से उसको फंसता हुआ वो नज़र आता है। वो बयान ये था कि एक 12 साल की लड़की, धोबी वाले की वो लड़की थी, उसे कोहली ने ये बाकायदा बयान दिया कि एक 12 साल की धोबी वाले की लड़की थी, उसको उसने बुलाया था कोठी में और उसके बाद वहाँ पे उसका गला दबाकर उसे मारा था। और उस समय पंढेर भी उस दिन उस कोठी में मौजूद था। तो यहाँ से एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जब जो मालिक है वो वहाँ मौजूद है, एक घर में इस तरह से एक बच्ची की हत्या हो जाए, उसके बाद उसके साथ में इस तरह से गलत काम किया जा रहा है, उसके बाद उसको मार के, काट के उसके जो बॉडी पार्ट्स उन्हें फेंका जा रहा है, फिर भी एक आदमी को कैसे ये पता नहीं चलेगा। तो ये चीज़ बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है कि पंढेर का इसमें इन्वॉल्वमेंट कैसे नहीं था। इस दौरान लगातार जब भी मोनिंदर सिंह पंढेर गाज़ियाबाद कोर्ट में, क्योंकि ये पेशी होती थी, तो जब भी वो कोर्ट जाता था गाज़ियाबाद कोर्ट में, तमाम सारे वकील, हर बार का यही कहानी थी कि हर बार पंढेर को मारा जाता था, बुरी तरह से उसको पीटा जाता था। वहाँ पे तमाम पुलिस के जो फेरा रहता था, जो पुलिस का पूरा कवर रहता था, उसके बावजूद पंढेर को लगातार मारा जा रहा था क्योंकि लोगों में गुस्सा बहुत ज़्यादा था। यूपी में सपा की सरकार थी मुलायम सिंह यादव की। इस पूरे केस के दौरान मुलायम सिंह यादव ने इन जो पीड़ित परिवार थे, इनको 2-2 लाख रुपए देने की ऐलान किया। उसके बाद ये जब रुपए इन्हें दिए गए तो इन परिवारों ने, इनके बच्चों के माँ बाप ने वो पैसे प्रोटेस्ट करते हुए बाकायदा वापस कर दिए। उन्होंने कहा कि इन दोनों को हमें फांसी चाहिए, इनके लिए ये पैसे से हमारा कुछ नहीं होगा, ये पैसे हमें नहीं चाहिए। फांसी की मांग लगातार चलती रही। ये केस कोर्ट में लंबी इसकी सुनवाई चली। साल बीतते गए, करीबन 16 मर्डर के आरोप लगे सुरेंद्र कोहली के ऊपर। 2014 में एक बार सुरेंद्र कोहली को फांसी की सज़ा भी हो गई थी एक केस में। ये गाज़ियाबाद की जो डासना जेल है, वहाँ पे ये दोनों बंद थे उस समय। डासना जेल में क्योंकि फांसी की जो सुविधा है वो थी नहीं, तो वहाँ से कोहली को मेरठ ले जाया जा रहा था, मेरठ की जेल में, वहाँ पे उसे फांसी दी जानी थी। तो करीबन आधी रात की बात है, इसे जब ले जाया जा रहा था मेरठ की जेल में, तो कुछ ही घंटे बचे थे, करीबन 3 घंटे बाद इसको फांसी देनी थी। जल्लाद पूरा तैयारी कर रहा था वहाँ पे मेरठ की जेल में इसे फांसी देने की। लेकिन इसी बीच में कुछ देश के बड़े लॉयर्स और बड़े एक्टिविस्ट सुप्रीम कोर्ट पहुँच जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में जाके कहते हैं कि सुरेंद्र कोहली को अभी पूरा समय नहीं मिला है अपना पक्ष रखने का और इस समय उसको फांसी नहीं दी जानी चाहिए। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आदेश आता है, करीबन महज 2.5-3 घंटे पहले उसको जब फांसी दी जानी थी मेरठ जेल में, उसके पहले ये आदेश आता है कि कोहली की जो फांसी है उसको टाल दिया जाए, अभी उसे फांसी नहीं दी जा सकती। इसके बाद इसकी फांसी टलती है और फिर से सुनवाइयों का जो दौर था अदालतों में वो शुरू होता है। हर केस में कोहली को फांसी की सज़ा होती थी, हर केस में कोहली को डेथ पेनल्टी होती थी, लेकिन
कभी भी फांसी नहीं हो पाई। 2022 तक करीब इस केस से 16 साल के बाद तक कोहली को 14 केसों में डेथ पेनल्टी हुई, लेकिन कभी फांसी नहीं दी गई। पंडेर को जो 7 साल की सज़ा हुई 2022 में, इसके बाद ये केस लगातार इसी तरह से चलता रहा, अभी भी चल रहा है। तो इस समय का जो अपडेट है, इसका जो जजमेंट है वो ये है कि 14 बार सुरेंद्र कोहली को फांसी हो चुकी है और 7 साल की सज़ा पंडेर को इस समय हो चुकी है। जो फॉरेंसिक टीम इस पूरे केस में काम कर रही थी वो बताती है कि जो नाला था D5 का, उसके पीछे से उस नाले में से उन्हें करीबन 627 टोटल बॉडी के पार्ट्स मिले थे इस पूरे केस में। तमाम सारे सबूत सामने, तमाम सारे गवाह सामने, लेकिन फिर भी आज तक इस केस में, इस घिनौने और ख़तरनाक, जिसे कोई सोच नहीं सकता, ऐसे केस में आज तक आरोपी को फांसी नहीं हुई है। ये एक तरह से एक अलग तस्वीर दिखाता है हमारे न्यायिक तंत्र की, हमारे देश में। आपको क्या लगता है कि सुरेंद्र कोहली जो ये काम करता था, जितने उसके ऊपर ये 14 मर्डर के आरोप लगे, वो इन बच्चों के साथ में जो करता था, क्या ये उसके दिमाग में कुछ बीमारी थी, जिस तरह से फॉरेंसिक टीम ने बताया, साइकोलॉजिकल टेस्ट में सामने आया? क्या ये उन चीज़ों की वजह से कर रहा था, या फिर इसको ये जानबूझकर ये सारी हत्याएं बच्चों की उसने की है? कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय ज़रूर बताइएगा। साथ ही बताइएगा और सारे टॉपिक्स आपके जिन पर हम आगे वीडियोस लेकर आएंगे। हम आपके लिए वीडियोस लेकर आते रहेंगे अपने टॉपिक्स की। दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।